बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक हाइप क्रिएट हुई हुई है एस्ट्राजेनेका के बारे में कि ये कोई ब्लड क्लॉट्स कर देती है, कॉम्प्लिकेशंस कर देती है। ये वीडियो मुझे ज़रा पहले बना लेनी चाहिए थी, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं बना नहीं सका था। बहरहाल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एस्ट्राजेनेका किस किस्म की वैक्सीन है, यानी वैक्सीन की कौन सी टाइप है, इसमें कौन सा वायरस यूज़ हुआ है और इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या इसके नुकसानात या कॉम्प्लिकेशंस हैं और कैसे पता लगाएं उन कॉम्प्लिकेशंस का, क्या एहतियात करें, क्या ट्रीटमेंट करें, ये सब मैं आपको बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें लाजमी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जिन लोगों ने एस्ट्राजेनेका लगाई है, और ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने एस्ट्राजेनेका लगवाई है, तो उन सब का फ़ायदा हो जाए, उन सब का भला हो जाए। तो व्यूअर्स, एस्ट्राजेनेका यूके की वैक्सीन है और पाकिस्तान को ये फ्री में मिली। तकरीबन 12-13 लाख डोजेज इसकी मिली। अब ये किस किस्म की वैक्सीन है? बेसिकली ये वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। अगर किसी बीमारी की वैक्सीन वेक्टर बेस्ड हो तो उसमें उस बीमारी का ऑर्गेनिज्म यूज नहीं होता। अब कोविड के केस में एस्ट्राजेनेका वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है, इसमें कोरोना वायरस यूज नहीं हुआ। अलबत्ता कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल जरूर यूज हुआ है, डीएनए जरूर यूज हुआ है। याद रखिए, ये आरएनए नहीं है, ये डीएनए है। एस्ट्राजेनेका में डीएनए। कोविड-19 जो SARS-CoV-2 है, कोरोना वायरस है, उसका जेनेटिक मटेरियल निकाला, और सारा नहीं, वो जेनेटिक मटेरियल जिसने स्पाइक प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन देनी थी। ठीक है, तो वो जेनेटिक मटेरियल निकालकर चिंपैंजी एडिनो वायरस में डाला गया। अब चिंपैंजी एडिनो वायरस कौन सा वायरस है? वो कोई खतरे वाली बात नहीं है। बेसिकली ये वायरस चिंपैंजीज में फ्लू करता है। ठीक है, अब ह्यूमन एडिनो वायरस भी यूज किया जा सकता था, तो चिंपैंजी का ही क्यों किया? देखें, पाकिस्तान में फ्लू से हर कोई यूं समझें कि हर किसी के अंदर फ्लू के लिए ना इम्यूनिटी डेवलप हुई हुई है। हर किसी को जो है वो साल में 1 या 2 दफ़ा फ्लू होता है, तो एंटीबॉडीज बन गई हैं। तो अगर ह्यूमन एडिनो वायरस यूज कर लिया जाता तो एक जो कुव्वत मुदाफ़ियत उसके लिए पहले से ही बिल्ड हुई हुई है हमारी बॉडीज में, वो उस वायरस पे अटैक कर देती, तो फायदा ही नहीं होना था। इसलिए चिंपैंजी का एडिनो वायरस यूज किया है और उसमें कोविड का जेनेटिक मटेरियल डाला है और फिर वैक्सीन बनाई गई है और वो इनॉक्यूलेट होती है हमारे अंदर। अब ये जो इसके फायदे क्या हैं, देखें वैक्सीन का फायदा क्या होता है। वैक्सीन का यही फायदा होता है कि क्रिटिकल सीरियस डिजीज से बचाया जा सके। अब चूंकि इसमें ह्यूमन चिंपैंजी का एडिनो वायरस है, तो हो सकता है कुछ लोगों में हल्के सिम्टम्स आए, बुखार है, फ्लू आए, ठीक है, जिसम थोड़ा सा दर्द हो, जैसे एक आम फ्लू वायरस से फील होता है, वही सब कुछ आपको इससे फील हो सकता है जो भी ये वैक्सीन लगवाएगा। तो ज़रूरी नहीं है सब में हो, लेकिन चांसेस हैं। पहली बात तो ये कि इसका फ़ायदा ये है कि ये पेशेंट्स को या आम आवाम को सीरियस इलनेस से बचा सकता है। वैक्सीन का मकसद ही ये होता है कि आपको माइल्ड डिजीज देकर सीरियस डिजीज से बचाया जाए। तो इसमें भी यही है, जाहिर है इससे अमवात कम होंगी। बल्कि देखा जाए तो ये 76% एफिकेसी रखती है ये वैक्सीन अगेंस्ट माइल्ड केसेस, और सीरियस केसेस में, क्रिटिकल केसेस में इसकी एफिकेसी 100% हो जाती है। यानी इस वैक्सीन से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई मरता नहीं है, आगे जो अल्लाह चाहे। लेकिन देखा ये गया है, डाटा और स्टैट्स ये बताती हैं कि वैक्सीन्स अमवात को रोक देती हैं जो कोरोना से होनी हो। अब बात करते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं। देखें, इसमें जो नुकसान या कॉम्प्लिकेशन देखी गई है वो सिर्फ एक ही है, और वो ये है, मतलब मैं उन सिम्टम्स की बात नहीं कर रहा जो किसी भी वैक्सीन से हो सकते हैं, जैसे इस वैक्सीन से फ्लू, रनी नोज, या आपको या जो भी लगवाता है उसको फीवर हो जाए, पेन हो बॉडी में, ये सब कुछ तो हो सकता है। या इसके अलावा कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं।
तो उन एलर्जिक रिएक्शंस की तो मैं बात नहीं कर रहा, वो किसी भी ड्रग से, किसी भी इंजेक्शन से हो सकते हैं, वो खाने पीने की चीज़ों से भी एलर्जी हो जाती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अलबत्ता कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन इसकी और कोई नहीं है सिवाय ब्लड क्लॉटिंग के। लेकिन इसका चांस कितना है? देखें, जिन जगहों पर, जिन ममालिक में ये वैक्सीन बैन भी हुई है, तो वो इसलिए हुई है कि कहीं पे जैसे यूके में तो खैर बैन नहीं हुई, उनकी अपनी वैक्सीन है, क्यों बैन करेंगे, लेकिन वहाँ के डाटा के मुताबिक हर 2.5 लाख लोगों में 2.5 लाख लोगों में एक को ब्लड क्लॉटिंग हुई। इसी तरह से कनाडा में पहले 1,25,000 में से एक को हुई, इसके बाद 60,000 में से एक को हो रही थी, और वो भी सिर्फ एक स्टेट में, बाकी जगह नहीं। इसी तरह से यही वैक्सीन इंडिया में भी लगी है। तो इंडिया में तो बहुत कम केसेस हैं, तकरीबन आप यूं समझें कि हर 1 करोड़ में 2-3 लोगों को इससे ब्लड क्लॉटिंग हुई। अब अगर बात की जाए कि वैक्सीन ना लगवाना सिर्फ इसलिए कि ब्लड क्लॉट हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस 0.0004% हैं, जबकि कोविड से डेथ के चांसेस 2 से 3% हैं। तो खुद ही समझदार है आप सब के वैक्सीन की तरफ जाना चाहिए या वैक्सीन से रुक जाना चाहिए। दूसरी बात कि ब्लड क्लॉट्स होते क्यों हैं, मतलब ये बात तो आपको समझ आ गई ना कि इससे ब्लड क्लॉट्स का चांस बहुत कम है, और जो चांस है ना वो ज़्यादा होता है, ये मैं बात बताना भूल गया, 40 ईयर्स से नीचे नीचे चांस ज़्यादा है। 40 से लेके 60 के अंदर चांस बहुत ही कम हो जाता है, और देन 60+ के लिए तो ये चांस उससे भी ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए डरने की बात नहीं है। फिर जब एयर ट्रैवल किया जाता है, हवाई जहाज़ में सफ़र किया जाता है बाय एयर, तो 1000 में से एक को ब्लड क्लॉट होने के चांसेस होते हैं। इस तरह से बहुत सारी ड्रग्स हैं, बहुत सारी इस तरह की मेडिसिन्स आप समझ लें, या इंजेक्शंस इस किस्म के हैं जिनसे ब्लड क्लॉट्स होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, हर 1000 में से एक, हर 2000 में से एक को ब्लड क्लॉट्स होते हैं। तो ये वैक्सीन के थ्रू ब्लड क्लॉट्स होने की तो चांसेस बहुत ही रेयर हैं। ठीक है, तो वैक्सीन से आप लोग घबराएं नहीं। दूसरी बात कि अब ब्लड क्लॉटिंग होती क्यों है, और इसी से मैं लिंक करूंगा इस बात को कि ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, या सिम्टम्स पहले फिर ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं कि इस वजह से क्लॉटिंग हो जाती है, इस वजह से क्लॉटिंग हो जाती है, लेकिन किसी एक थ्योरी पर सब साइंटिस्ट अभी मुत्तफिक नहीं हुए। रिसर्च चल रही है, इंशाल्लाह जल्दी पता लग जाएगा। उनमें से जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थ्योरीज हैं वो मैं बता देता हूँ। एक थ्योरी तो ये है कि जो एडिनो वायरस का शेल है, वो शेल ही बेसिकली प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देता है, और प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन से जाहिर है ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, लेकिन हमेशा ब्लड क्लॉट्स प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन से नहीं बनते। कोविड में, जैसे मैंने अभी पिछली एक वीडियो में जिक्र किया था कि कोविड-19 में जो ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं उसमें तो प्लेटलेट्स उल्टा कम हो रहे हैं, रिवर्स जा रहा था काम। तो एक तो खैर ये थ्योरी है कि एडिनो वायरस का जो शेल है वही प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर रहा है। दूसरा ये है कि ब्लड क्लॉटिंग तो होती है, लेकिन इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है अगेंस्ट प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स को कम कर देता है। ठीक है, एक बात आपने ये याद रखनी है कि प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं और क्लॉटिंग हो रही है। दूसरा ये कि प्लेटलेट्स की ही एग्रीगेशन की वजह से क्लॉटिंग हो रही है। और तीसरी जो एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी है वो ये कि इसके अंदर जो स्टेबलाइजर्स हैं वो बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बना देते हैं। अब स्टेबलाइजर्स मीन्स कि जो वैक्सीन है उसको जाहिर है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाएगी, स्टोर होगी कई कई महीने, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो, कुछ अज्जा, कुछ इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ते हैं, कुछ एक्सीपियंट्स डालने पड़ते हैं। तो उन एक्सीपियंट्स की वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। ये 3 थ्योरीज इस किस्म की हैं जो थोड़ी सी स्ट्रांग है। अब बात आती है कि जो एस्ट्राजेनेका लगवा रहा है उसको कैसे पता लगेगा कि ब्लड क्लॉटिंग उसके अंदर हो रही है कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये है कि जिस दिन एस्ट्राजेनेका इंजेक्ट हुई उसके दूसरे दिन से लेके 1 महीने तक आपने कुछ सिम्टम्स पर ध्यान रखना। और वो सिम्टम्स क्या क्या हैं? सबसे पहले कि तेज़ बुखार, ठीक है, सर में शदीद दर्द, एब्डोमिनल पेन,
और एक चीज होती है पेटिकियाई, मतलब के रेड रेड किस्म के, रेड या पर्पल किस्म के डॉट्स इंजेक्शन साइट पर या बॉडी पे कहीं भी पड़ सकते हैं, तो उसका मतलब भी क्लॉटिंग होता है। या इसके अलावा वॉमिटिंग आ सकती है, फिट्स, दौरे पड़ सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं। तो कुछ भी अनयूजुअल अगर देखते हैं एस्ट्राजेनेका लगाने वाले लोग, तो फिर वो अपने फिजिशियन से, डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। दूसरी बात ये कि बाज़-औक़ात ब्लड क्लॉट्स बन नहीं रहे होते, लेकिन लग ऐसा रहा होता है कि बन रहे हैं, वहम होता है, वहम। अब वहम का क्या इलाज है? तो तसल्ली करने के लिए डी डाइमर टेस्ट करवा लें। ये 2-2.5 हज़ार का टेस्ट हो जाता है एक अच्छी प्राइवेट लेबॉर्ट्री से। तो ये टेस्ट बेसिकली मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है, इसका बता देता है कि ब्लड क्लॉट्स कितने बन रहे हैं। तो अगर तो खुदा ना खास्ता वो 2.5 लाख या 1 करोड़ में से एक वो शख्स हुआ जिसने एस्ट्राजेनेका लगवाई हुई है, मैं किसी भी एक आम रैंडम की बात कर रहा हूँ, तो फिर वो इस टेस्ट से पता लगा ले कि उसके अंदर वाकई बन रहे हैं ब्लड क्लॉट्स या नहीं बन रहे हैं। अब तीसरी बात आती है इसकी ट्रीटमेंट की। एक ये भी बात मैंने सुनी भी है कि जो भी ये वैक्सीन लगवा रहा है वो एस्प्रिन खा ले, इसी के नाम से डिस्प्रिन, लोप्रिन मार्केट में अवेलेबल है, तो लोगों ने वो खाना शुरू की हुई है 75 मिलीग्राम। और तो ये सारी बातें मेरे नज़दीक सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि एक थ्योरी के मुताबिक तो प्लेटलेट्स कम भी हो रहे हैं, एक थ्योरी के मुताबिक प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। और बहुत सारे इस तरह के भी लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन तब लगवाई होती है जब वो बिल्कुल पोस्ट कोविड फेज में होते हैं। उन्होंने एक डोज लगवाई, उसके बाद एंटीबॉडीज अभी नहीं बनी थी तो कोविड हो गया, फिर जब दूसरी डोज लगवाई है अभी वो ठीक ही हुए हैं, वो फिर एस्प्रिन खाने लग जाएंगे, उनके प्लेटलेट्स ऑलरेडी कोविड की वजह से कम हुए हो सकते हैं पहले से ही। तो प्लेटलेट्स जब पहले से ही कम है, उसके बाद कोई एंटी प्लेटलेट ड्रग ले तो वो ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है? और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है या कोई और इस किस्म की क्रॉनिक डिजीज़ है, तब भी एस्प्रिन खाने से गुरेज करें। और फिर इसका क्या इलाज है? देखें, रिवारोक्साबेन एक सॉल्ट है, इसके अलावा एनॉक्सापैरिन, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन, मतलब जो लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन होती हैं वो यूज़ होती हैं इसके ट्रीटमेंट में, जैसे एनॉक्सापैरिन है। तो ये सारी मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सिर्फ एस्प्रिन ही वो दवाई नहीं है, वो ड्रग नहीं है अकेले जो ब्लड क्लॉट्स को रोकती है। ब्लड क्लॉट्स बनने की कई वजूहात होती हैं और उस वजह को ट्रीट करना ज़रूरी है। अगर प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो रहे हैं देन इट्स ओके, एस्प्रिन खाई जा सकती है मशवरे से फिजिशियन के। लेकिन अगर ब्लड प्लेटलेट्स ही कम हो रहे हैं एस्ट्राजेनेका के बाद थोड़े से, तो एंटी प्लेटलेट खा के उसको मज़ीद नहीं कम करना। इस बात में एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। पैनिक बिल्कुल नहीं हो, अगर एस्ट्राजेनेका लग रही है या किसी को एक डोज लग चुकी है, दूसरे को दूसरी लगनी है तो ज़रूर लगवाएं, ठीक है? और जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं, फीवर, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, फिट्स, पेटिकियाई, ये सब इनको जहन में रखें। और मतलब मेरे रिलेटिव्स ने भी और मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी एस्ट्राजेनेका लगवाई है, कोई अल्लाह का शुक्र है कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, सबको महफूज रखे। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें और अल्लाह निगहबान।